हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे चैनल कोडसे में स्वागत है। पीछे कुछ नॉइज़ सुनाई दे रही होगी और कुछ म्यूज़िकल ट्यून्स आपको सुनाई दे रही होगी, तो आपको ये पता ही पड़ गया होगा कि मैं या तो ऑफिस से बाहर हूँ या तो मेरे घर से बाहर हूँ। कहाँ हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली किसी ना किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे इस तरह का म्यूज़िक का ट्यून बजते रहता है। तो मैं ऐसे ही एक जगह पे हूँ जो मेरी फेवरेट जगह है, तो जहाँ पे ये खास करके बहुत ही बेहतरीन, मेरे हिसाब से मैं इंडिया की बात करूँ तो बेहतरीन ग्रीन टी मिलता है। तो आज की ग्रीन टी के साथ शुरुआत करते हैं। कल के एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि कल मेरा 99वां एपिसोड था, आज मेरा ये 100 एपिसोड है। तो उस एपिसोड को कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी कहानी से आगे बढ़ते हुए जो हमने कल बताई थी। तो जो कहानी थी वो ओशो से जुड़ी हुई है। तो जैसे कि ओशो के बैकग्राउंड, उनके लीगल हैसल्स, उनका मध्य प्रदेश से मुंबई, मुंबई से पूना, पूना से अमेरिका का सफ़र, वहाँ की कंट्रोवर्सी, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, फ्रॉड, इमिग्रेशन फ्रॉड वगैरह भी जो वहाँ पे हुआ, जो लोकल रेसिडेंट, लोकल अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन जो रजनीशपुरम के ख़िलाफ़ था, वो सब मैंने बताया। और कैसे शीला आनंद ने जो एक $300,000 यानी कि $2 लाख का जो लोन लिया था बायरन दंपत्ति से, उसका कैसा लिटिगेशन हुआ और अंततः उसे वापस देने का जो ऑर्डर वहाँ के लोकल कोर्ट ने जो किया था। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं पूना में, जब इन्हें ओशो को डिपोर्ट किया गया बाकायदा पूना, मतलब हिंदुस्तान के लिए, उसके बाद वो पूना आके जाके बस गए। ओशो आश्रम की गतिविधियाँ पूना से ऑपरेट हो रही थी। पूना कोरेगांव पार्क में इनका लगभग 100-125 एकड़ के आसपास बहुत ही बड़ा ओशो आश्रम है, जिसे ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन या ये संस्था है वो उसको मैनेज करती है। और ये संस्था बेसिकली ओशो के मरने के बाद में उनकी लेगेसी जो है, वो उनके कम्यून्स जो है, जो मतलब उनसे जो उनके जो डिसिपल्स वगैरह जो थे वो पहले से जुड़े हुए थे, वही इसका देखभाल करते हैं। तो एक कमेटी जैसा है जो इस पूरा ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन का एडमिनिस्ट्रेशन, रख रखाव, इसका फाइनेंशियल और मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब देखता है। और वो अभी स्पिरिचुअल एजुकेशन, योगा एजुकेशन, इस तरह के एजुकेशनल एकेडमिक्स जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, वे ऑफ लाइफ को फॉरवर्ड ले जाने के लिए जो पॉजिटिव प्रीचिंग होती है, वो सब वो करती है। अभी जो गतिविधियाँ ओशो के दौरान, जब ओशो पूना से जब यूएस गए, उस वक्त की जो गतिविधियाँ होती थी, अब उसका कहीं कहीं पे नामो निशान भी नहीं रहा है। तो ये मसला जो है आज जो लिटिगेशन है वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। मैंने एक रूपरेखा दे ही दी कि उनके अगेंस्ट में एक इमिग्रेशन फ्रॉड वगैरह भी हुआ था ओशो के अगेंस्ट में, जो लेवल ऑफ चार्जेस अलेस्ट किए गए थे, लेकिन वो सब्सटेंशिएट हो नहीं पाए, वो सिर्फ एलिगेशन तक ही रह पाए थे। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी को धक्का तो पहुंच ही गया था जब वहाँ यूएस में रहते वक्त, जब ओरिगन सिटी के एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लोकल रेसिडेंट ने कई सारे लिटिगेशन को फाइट किया और कैसे प्रिवेंट किया ओशो का अपना एक ड्रीम जो था रजनीशपुरम को उस लेवल पे बनाने का। तो वहाँ पे मैं स्टॉप करके उनका हिंदुस्तान से जो लिटिगेशन है उसके बारे में बात करूँगा। तो ये लिटिगेशन जो है, कानूनी मसला जो जुड़ा है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है पूना कोरेगांव पार्क है, उससे जुड़ा हुआ है। हुआ यूँ कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की जो कमेटी है, जो ये ट्रस्ट है, इन्होंने डिसाइड किया कि इस जगह का, इस मतलब पार्क का कुछ पोर्शन, सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो बजाज जो उद्योगपति है
राहुल बजाज फैमिली इनका ट्रस्ट है, उनको वो असाइन किया जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने उस तरफ अपना कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, यानी कि जो सलाह मशवरा होता है और डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, जो किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का जो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होता है, उसके ऊपर एडवाइस, नेगोशिएशन, डिस्कशन उनकी लीगल टीम से इनका शुरू हो गया। तो इसी बीच जैसे मैंडेटरी होता है हर कंपनी, हर कॉरपोरेट की, हर फर्म की, उसी तरह से ट्रस्ट का भी ऑडिट वगैरह जो है वो सब होता है। ट्रस्ट जो अल्टीमेटली जो कंट्रोल होता है, उसकी कंट्रोलिंग बॉडी जो होती है चैरिटी कमीशन होता है। और ये ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड होते हैं बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं, तो ट्रस्ट से जुड़े हुए सारे मसले बगैर चैरिटी कमीशन के सैंक्शन, अप्रूवल या कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। तो और आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस रिपोर्ट होता है वो सारा का सारा एनुअली, जैसे हम कंपनी की बात करें तो आरओसी में जमा करना पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में जमा करना पड़ता है, टैक्सेशन पर्पस से जो स्टेक होल्डर बॉडी है और इनकम टैक्स उनको जमा करना पड़ता है। वैसे ट्रस्ट के लिहाज से जो भी एनुअल आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रूपरेखा होती है, एक्सपेंडिचर और बजट वगैरह जो है वो सब जो है आपको बाकायदा उसका ऑडिट करवाना पड़ता है। और उसका पूरा जो जैसे बैलेंस शीट वगैरह होता है कंपनियों के मामले में, वैसे इनका भी एक ऑडिटेड अकाउंट शीट होता है जो चैरिटी कमीशन को सबमिट करना पड़ता है। ये मैंडेटरी है, इसमें इफ्स एंड बट्स की कोई बात नहीं है। तो ये इनकम टैक्स और अदर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है जिनको जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देनी पड़ती है, उसके अलावा ये है। तो अब जब बात आई कि इस ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की जुड़ी हुई, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ हिस्सों का जब स्थानांतरण की बात आई, राहुल बजाज की जो फैमिली है उनके फाउंडेशन का, उनके अभी 2 बेटे संभाल रहे हैं, राजीव बजाज और एक और बजाज है, वही संभाल रहे हैं। तो उनकी फैमिली को जब ट्रांसफ़र करने की बात आई, उनके फैमिली रन ट्रस्ट को जब ट्रांसफ़र करने की बात आई, तो इसके ऊपर जो वैसे तो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन का मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, वो ओशो कम्यून का मतलब है उनका जो इंटरनल डिसिप्लिन, यानी जो उनके जो अनुयायी थे उनकी एक कमेटी वो मैनेज करती है। तो एक हिसाब से उनकी जो मैनेजिंग कमेटी वगैरह है, जैसे सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह में होती है, जिसका बाकायदा इलेक्शन वगैरह होता रहेगा, वो अलग पार्ट है। तो लेकिन जो उसके अलावा बहुत सारे अनुयायी है देश विदेश में, ओशो के अभी भी कई सारे अनुयायी है, फॉलोअर्स है, मानने वाले हैं, जबकि जो भी कंट्रोवर्सी थी वो थी अलग बात है। तो उसमें से एक जो अनुयायी है जो इस कम्यून का हिस्सा नहीं था, उन्होंने एक ईमेल लिखा चैरिटी कमीशन को ये इन्फॉर्म करते हुए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और चैरिटी कमीशन ने उसको कॉग्निजेंस लिया भी और बाकी जो है डेटा वगैरह बनाया, और इसी बीच ऑर्डर भी पास किया कि जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन है वो अपना एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट करे, क्योंकि और एक इसी बीच एक संस्था जुड़ी थी जिससे इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर भी किए थे ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने। तो वो जो संस्था है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो संस्था है, उसका जो एनुअल बजटिंग था 28 से 30 लाख का बजट था, लेकिन एक्सपेंडिचर में 3 करोड़ के ऊपर जा रहे थे। वहाँ पे फिर जो चैरिटी कमीशन है उनको वो शक के दायरे में लाता है, और इस लिहाज से ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट सबमिट की जाए, ये चैरिटी कमीशन ऑर्डर देता है। अब बात यहाँ से आगे बढ़ती है। ऑब्वियसली जब ये ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड रिपोर्ट की सबमिशन की जो ऑर्डर है, वो ऑब्वियसली जो वहाँ के जो रॉन्ग डूअर्स थे, जो उस गलत गतिविधियों में एलिजिडली इन्वॉल्व थे, उनको ये नागवारा लगा, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच पे। ऑब्वियसली क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल ऑर्डर होता है, चैरिटी कमीशन अपने आप में एक जुडिशियल अथॉरिटी होती है, और जो ऑर्डर पास करती है वो क्वासी जुडिशियल ऑर्डर पास करती है। जब चैरिटी कमिश्नर जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ऑर्डर पास करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। लेकिन चैरिटी कमिश्नर जब एक अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए
एक जुडिशियल ऑर्डर पास करता है तो उसको क्वासी जुडिशियल ऑर्डर कहते हैं। जो भी लॉ स्टूडेंट है या लॉयर है या जो कानूनी जानकारी रखते हैं उनको क्वासी जुडिशियल क्या होता है वो सब पता है। तो मैंने फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये क्वासी जुडिशियल ऑर्डर जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में चैलेंज होता है जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की बेंच के सामने। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जुडिशियल माइंड, वॉज अ वेरी गुड काउंसिल, और वो आई मीन ही नोज हिज लॉ वेरी वेल, टैक्सेशन लॉ वगैरह में उनका अपना कमांड है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के वो जूनियर रह चुके थे। तो उनके सामने ये मसला आया और जब उन्होंने सारे तथ्यों को समझा तो पहले ही क्वेश्चन पूछा जो पिटिशनर थे, जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से जो पिटिशन फाइल की थी, इम्प्यून जो ऑर्डर था उस पे मतलब ऑब्जेक्शन लेते हुए कि ये गलत ऑर्डर है। तो पहले क्वेश्चन पूछा कि यू टेल अस और इनलाइटन अस whether the charity commissioner has a power to pass such an order or whether there was no such power or an abuse of power। तो अगर चैरिटी कमीशन से रिलेटेड जो पर्टिकुलर लॉज अट्रैक्ट होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, तो चैरिटी कमीशन को वेरी वेल एम्पावर्ड किया है अंडर द एक्ट, अंडर द स्टैट्यूट स्पेशली। There is no ifs and buts that charity commission can certainly in a situation certainly order for an submission of an audited report. We can certainly disapprove or grant no NOC or even cancel the registration also. That is very wide power to the charity commissioner. There is no ifs and buts. There was no ambiguity in the power which is there. So ये अपने आप में वेल एस्टैब्लिश नॉर्म्स है, वेल एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट है, और इसमें बतेरो जजमेंट है, मतलब न जाने कितने जजमेंट हैं जो इस प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करते हुए चैरिटी कमीशन के पावर को वो एक्सट्रीमली जो इम्पावर्ड उनके जो प्रोविजंस है उसको मानते हुए ऐसे कई सारे जजमेंट्स हैं। तो ऐसा कोई पावर है ही नहीं जिसमें चैरिटी कमीशन को ये मनाही हो कि वो ऑडिटेड मतलब ऑडिटेड रिपोर्ट का ऑर्डर नहीं पास कर सकता। तो इस तरह का कोई पावर है नहीं। इनफैक्ट उनको आई मीन वेल डिफाइंड पावर है जिससे वो इस तरह के ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो चैरिटी कमीशन के उस ऑर्डर में कोई ऐसा मतलब जो इम्प्यून ऑर्डर था उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी, एब्सर्डनेस नहीं था, या वो विदाउट जुरिसडिक्शन नहीं था। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का अपना व्यू था और उसी को मानते हुए उसी को अपॉइंट करते हुए उन्होंने डिटेल रीज़न ऑर्डर दिया कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन को जो चैरिटी कमीशन ने ऑर्डर किया है टू सबमिट एन ऑडिटेड रिपोर्ट और जो भी गतिविधियां हैं जिससे पोर्शन ऑफ लैंड जो बजाज एंड फैमिली को ट्रांसफ़र होना है उस पर उनका फ़िलहाल का जो स्टेटस को है उस पर कोई फर्दर रिकोर्स नहीं जो चैरिटी कमीशन ने लिया है उसमें कोई उन्होंने गलत नहीं समझा। और इस तरह से ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से दायर की याचिका जो ओशो कम्यून के थ्रू फाइल की गई थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये पूरा मसला शुरू होता है एक डिलीजेंट डिसिप्लिन जो अनुयायी होता है वो, उसका कोई उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, उसका मेन एक जेन्युइन बोनाफाइड और एक लॉ पॉइंट का ऑब्जेक्शन है जो उसने बाकायदे लिया है। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं तो ऐसा कई बार एलिगेशन होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट होगा इसलिए इस तरह का ऑब्जेक्शन लिया है, बाद में कुछ सेटलमेंट हो जाएगा तो ये सब निराधार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ईमेल जो है वो मेरी जानकारी में है, तो लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स है। तो जो ऑलरेडी जिसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए जो कंसर्न बेंच है जस्टिस जी एस कुलकर्णी के उन्होंने उस पर डिटेल ऑर्डर पास किया है, तो वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। तो ये एक डिलीजेंट अनुयायी जिसके एक ईमेल से ये सारा का सारा जो मसला उभरा और उसके तहत ये गलत तरीके से जो
ट्रांसफ़र होना था एक पर्टिकुलर कुछ पोर्शन का, यानी यूँ कहें कि लार्ज चंक ऑफ लैंड जो पार्सल होनी थी, ट्रांसफ़र होनी थी इस बजाज ट्रस्ट को, वो रुक गई। आपको पता ही होगा कि इस तरह के जो ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि पूना अल्टीमेटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहा है, दिन ब दिन रियल इस्टेट डेवलप होते जा रहा है। तो ये जो रियल इस्टेट लॉबीज़ है या जो डेवलपर लॉबीज़ है या माफिया कह दो, सीधे सीधे बात, जमीन लैंड माफिया बोलो इनको, और कोई कुछ नहीं है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के इस तरह का लैंड ग्रैबिंग करते हैं। लेकिन मेरा ये ऐसा कोई एलिगेशन नहीं कि बजाज फैमिली ऐसा कोई लैंड ग्रैबिंग करती है, लेकिन ऐसे कई वाक़े आए हैं जहाँ पे इस तरह की लैंड ग्रैबिंग करती है। तो ये डिसिप्लिन, मतलब मेरा पूरा होल मुद्दा यही है कि आप अगर डिलीजेंट हो तो एक व्यक्ति, वन सिंगल मैन कैन चेंज द रॉन्ग थिंग विच इज़ ऑकरिंग इन द सोसाइटी और इन फ्रंट ऑफ यूज़। तो इसका जो सारांश है वो यही था कि इस कहानी को बताने के पीछे, इस अफसाने को बताने के पीछे और इस लीगल मसले को बताने के पीछे का जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो यही है कि आप अगर चाहो, आप अकेले भी हो तो आप लड़ सकते हो अगर आप सही हो, और अगर आप सही हो तो किसी के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भले कोई भी किंग हो, तंबाकू किंग हो या भू माफिया हो या रियल इस्टेट किंग हो या लिकर लॉबी हो, कोई भी हो, कोई ज़रूरत नहीं आपको डरने की। इफ़ यू आर राइट, यू आर राइट, एंड दैट राइट विल प्रिवेल थ्रू आउट। द ओनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू फाइट अ बैटल, दैट्स द पॉइंट। तो ये थी कहानी। तो और ये था अफसाना, और ये था कानूनी मसला ओशो के मरने के बाद ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़ा ये पर्टिकुलर लीगल मसला, जो अपने आप में इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ओशो फाउंडेशन में जो ज़मीन है, जो 107 एकड़ 110 एकड़ के ऊपर है, उसके ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ ये मसला था, और अंततः वो हाईकोर्ट पहुँचा है। और किस तरह से हाईकोर्ट उस पर जो चैरिटी कमीशन का ऑर्डर है उसको सही मानते हुए पिटीशन को रिजेक्ट करती है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अप्रैल 2024 का डेवलपमेंट है। तो इस लिहाज से मैंने कहानी आप सभी के सामने लाई, ये अफसाना आप सभी के सामने लाया, और ये कानूनी मसला आप सभी के सामने लाया। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा किसी एक नई हस्ती, उससे जुड़ा अफसाना, कहानी और कानूनी मसला। तब तक के लिए विदा, और कल मिलने के वादे के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, गुड लक एंड कीप डूइंग वेल।